तो आज हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करने हैं, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं आज के लिए, आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं। चलिए तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा, हर ऑब्जेक्टिव बुक में आपको दिखेगा। द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लग जाएगी इसमें, एक्स माइनस 3। तो जैसे कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते थे, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स पी आर टू बी अरेंज्ड, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड। तो आर यहाँ पे क्या होता है? आर होल नंबर हो सकता है, आर नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो होल नंबर 0 से लेके अप टू n तक आर की वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ से x माइनस 3 के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? एक तो x माइनस 3 कोई भी थिंग है ना, थिंग, तो थिंग हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 0 या 0 से बड़ा होगा, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग इज x माइनस 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो r की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती थी, होल नंबर होती थी और मैक्सिमम n तक जा सकती है। तो इस पे दो कंडीशन हमने लगा ली। एक से आंसर आया कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ से क्या आया, x को एक तरफ लेकर गए तो 2x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5। तो x के ऊपर दो कंडीशन लग गई, या तो x 3 या 3 से बड़ा होगा, 5 या 5 से छोटा होगा। तो इन दोनों बातों से क्या क्लियर होता है, x की वैल्यू या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी। चलिए जी, अब हमें पहले x को 3 लेके इस क्वेश्चन में डालना है, तो रेंज आएगी। रेंज मतलब y पे कमेंट करना है, ये y है, ये f ऑफ x है, ये ही रेंज है। इस पूरे क्वेश्चन की रेंज क्या होगी, ये होगी। तो x को पहले हमने 3 लेट किया, 7 माइनस 3 इज 4, एंड x को 3 लेट किया तो 3 माइनस 3 0, तो 4p 0 रेंज हो सकती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमें x की वैल्यू 4 पुट की यहाँ पे, 7 माइनस 4 इज 3, 3p 4 यहाँ पुट किया, 4 माइनस 3 इज 1, तो 3p 1 हो सकता है। या फिर 5 लेते हैं तो 7 माइनस 5 इज 2, 2p 5 यहाँ पुट किया, 5 माइनस 3 इज 2, तो 2p 2 भी आंसर हो सकता है। तो 4p 0 को कैसे सॉल्व किया करते थे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी कि 1। तो रेंज या तो 1 आएगी। अच्छा, 3p 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट, तो फाइनल सा बचा 3। तो रेंज 3 भी हो सकती है। 2p2 इज 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 यानी 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है। तो यानी कि रेंज, फाइनल आंसर क्या आ गया, रेंज कैन बी 1 2 और 3, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो बाय ऑप्शन हमें लग रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, हर ऑब्जेक्टिव बुक में आपको ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, जब भी कभी दो फंक्शन होते हैं, एक f ऑफ x एक g ऑफ x, तो हमें इसकी डोमेन निकालनी होती है, इसकी भी डोमेन निकालनी होती है। और ये फंक्शन, पूरा फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, कॉमन डोमेन में डिफाइन होता है, कॉमन डोमेन में। इन दोनों की डोमेन्स निकाल के जो कॉमन रीजन होगा, ये फंक्शन वहीं पे डिवाइड हो सकता है। ऑल्सो प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है वो जीरो तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम इसकी डोमेन निकालेंगे एंड इसकी भी डोमेन निकालेंगे, डोमेन 1 डोमेन 2, और ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, कॉमन डोमेन में डिफाइन होगा। चलिए जिस तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, न्यूमरेटर में है साइन इनवर्स x माइनस 3। तो +2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x में जो ये x होती है, ये डोमेन होती है, और डोमेन हमेशा -1 से 1 के अंदर डिफाइन होती है। साइन इनवर्स x में जो x होता है वो डोमेन होती है, नंबर होता है, और वो हमेशा -1 से 1 के अंदर डिफाइन होता है। चलिए जी ठीक, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं।
पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2, यहाँ रह गया x, यहाँ हो गया 4। तो न्यूमरेटर की डोमेन तो आ गई 2 से 4, डिनोमिनेटर की निकालते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में कहा गया एक फंक्शन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो आपको पता है अंडर रूट में हमें कभी नेगेटिव नहीं आने देना है ना, अंडर रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ा। वैसे तो इसको कहना चाहिए था 0 या 0 से बड़ा, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में हम 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का अंडर रूट इज 0 और डिनोमिनेटर में 0 कभी आने नहीं देना। तो सारी बातों को देखते हुए जो अंडर रूट के अंदर है उसको क्या कहेंगे हम, 0 से बड़ा ही कहेंगे, 0 भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर वो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस बार के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 0 से बड़ा ही बड़ा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9। मुझे अच्छा लगता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, हमें अच्छा लगता है, तो हमने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रूल पता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट साइन। कभी भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट साइन। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3 x माइनस 3। हमने इसके फैक्टर बना लिए, क्योंकि अगर वेवी का मेथड लगाना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर ही होने चाहिए। इस फैक्टर को चुपके से 0 डाला, x प्लस 3 को 0 डाला तो x आ गया माइनस 3, x माइनस 3 को 0 डाला तो x आ गया 3। पीछे से स्टार्ट करते थे प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 का मतलब हो गया माइनस 3 से 3, माइनस 3 से 3 ओपन इंटरवल। तो यहाँ की भी डोमेन आ गई, वहाँ की भी डोमेन आ गई। अब कॉमन डोमेन ढूंढते हैं। फर्स्ट फंक्शन की डोमेन थी 2 से 4, 2 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो। सेकंड फंक्शन की डोमेन आई माइनस 3 से 3 ओपन इंटरवल, ना माइनस 3 लेना ना 3 लेना, ओपन इंटरवल। अब कॉमन डोमेन क्या आई, ये आई जी कॉमन डोमेन, यानी कि कॉमन डोमेन क्या आई, 2 इंक्लूडेड से 3 ओपन, 2 पे क्लोज इंटरवल, 3 पे ओपन इंटरवल। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसी, हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। तो एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, तो डोमेन क्या है, रियल नंबर। को डोमेन क्या है, रियल नंबर। इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए आगे, देन वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत इजी मेथड करते हैं आज हम। तो हमें निकालना है एफ इनवर्स ऑफ 17, ये निकालना है। लेट से ये y है, लेट से जो भी हमें निकालना है उसको मैंने y मान लिया। तो 17 रह गया यहीं पे, एफ इनवर्स जब राइट हैंड साइड पे गया तो एफ ऑफ y हो गया, एफ इनवर्स जब लेफ्ट से राइट में गया तो एफ ऑफ y हो गया। 17 यहीं पे है, एफ ऑफ y, एफ ऑफ x अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ ऑफ y क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16 है ना। वाई स्क्वायर अगर 16 है तो y क्या आया, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, यानी कि, और y ही तो था f इनवर्स 17, y ही तो था f इनवर्स 17। तो यानी कि प्लस 4 एंड माइनस 4, दो आंसर यहां से आए। f इनवर्स 17 कितना आया, प्लस माइनस 4। चलिए जी, तो वैसे तो हमें यहीं से आंसर पता लग रहा है कि f इनवर्स 17 फर्स्ट ऑप्शन में 5 है, जो कि नहीं है, फिर सेकंड में फिर 5 है, ये भी नहीं है, 3 एंड माइनस 3 भी नहीं है, तो D इज द राइट आंसर। हमें पता लग गया। चलो बट फिर भी इसका सेकंड पार्ट भी कर देते हैं। कहते हैं f इनवर्स ऑफ माइनस 3 भी बताओ। लेट से y है, लेट से y है, तो f इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो f ऑफ y हो गया। f ऑफ x अगर x स्क्वायर प्लस 1 था तो f ऑफ y क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो y स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4। सिंस स्क्वायर कांट भी नेगेटिव, रियल नंबर में ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो यहां से y यानी कि f इनवर्स माइनस 3 कितना आ गया, 5 है ना, नल सेट, ओपन सेट। अच्छा जी, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शंस f एंड g आर गिवन बाय,
तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट का क्या फंडा है, आपने जिंट में जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स भी कोई फंक्शन है, और वो कैसा फंक्शन है, हाफ साइन जिंट ऑफ एक्स इंटू पाई। साइन के साथ क्या क्या लगा हुआ है एंगल में, जिंट ऑफ एक्स इंटू पाई, वेयर जिंट ऑफ एक्स डिनोट्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्स। हमें निकालनी है रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स को इंसर्ट करना है और उस फंक्शन की रेंज निकालनी है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। चलिए थोड़ी सी अगर बात कर लें, जैसे कोई नंबर होता है 5.3। अच्छा, जैसे कोई भी नंबर होता है x, कोई भी नंबर होता है x, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस उसी का फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि 5.3 कोई नंबर है, x की जगह डाला 5.3 का जिंट कितना होगा 5, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.3 का जिंट हमने थ्योरी में डिस्कस किया है 5 प्लस। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होता है, तो 5.3 का फ्रैक्शनल पॉइंट क्या होगा 0.3। फिर दोबारा देखिए, मान लेते हैं 6.9 है, 6.9 में भी दो, कोई भी नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटेग्रल पार्ट, तो 6.9 का मुझे जिंट निकालना है, प्लस एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट भी निकालना है। 6.9 का जिंट इज 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर के बाद वाला पार्ट 0.9, तो 6.9 इन दो नंबरों से बना है जिसको कहते हैं जिंट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 से हमेशा छोटा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा बनता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 भी कभी नहीं होता है ना, 1 से छोटा ही छोटा होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 से बड़ा तो फ्रैक्शनल पार्ट जा ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो 0 से 1 है ना, 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 के लिए नहीं है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है, तो 1 पे मैंने सर्कल कर दिया। अच्छा, 1 से लेके 2 तक कोई भी नंबर होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 होगा, 1 से 2 कोई भी नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होगा। तो जैसे कि अगर 1.5 लेना है आपने, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.5 होगा। अच्छा, 2 से 3 तक का, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा, 2 से 3 नहीं लेना, तो 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। चलिए जी, अब आइए जो क्वेश्चन था, है ना, जो क्वेश्चन था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स को इंसर्ट करना है, तो जी के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स डाल दोगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो जी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ फंक्शन डाल दोगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डाल दोगे इनटू पाई। अब आप मुझे सोच के बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, 0 हो सकता है, 1 कभी नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही छोटा होगा, या 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो यहाँ कोई भी एक नंबर डाल दो, है ना, 1 से छोटा कोई भी नंबर डाल दो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर डाल दो, उसका जिंट कितना होगा 0 ही होगा, उसका जिंट कितना होगा 0 होगा। 0 इंटू पाई इज 0, साइन 0 इज 0, 0.2 इज 0, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर 0 आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। एक बारी फिर से कैसे किया हमने, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो या 0.1, 0.2, 0.9 कुछ भी ले लो, तो 0.9 का 0.9 है ना, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, 0.9 का जिंट कितना होगा 0, 0 इंटू पाई 0, साइन 0 0, 0.2 इज 0, तो आंसर क्या आया सिर्फ और सिर्फ 0। तो रेंज देखिए, कोई ऑप्शन 0 है तो हाँ जी है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो कोई फंक्शन है, हमें उसका पीरियड निकालना है। तो अगेन ये फंक्शन दो टर्म्स को ऐड करके बना है, एक तो है cos स्क्वायर 3x, हमें इसका भी पीरियड निकालना पड़ेगा,
एंड tan 4x हमें इसका भी पीरियड निकालना पड़ेगा और दोनों के पीरियड्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो कॉमन पीरियड क्या आता है, कॉमन पीरियड क्या आता है, दोनों फंक्शंस के अपने अपने पीरियड निकाल लीजिए, फिर उनका एलसीएम ले लीजिए, वो फाइनल आंसर आएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था इसके ऊपर। cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूला लगाया, cos का थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसका पीरियड कैसे निकालते थे, cos फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई एंड k से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस भी नंबर से x मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे इसको डिवाइड करते होते हैं, तो यानी कि पाई बाई 3 इसका पीरियड आ गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। tan 4x, अच्छा tan का पीरियड क्या होता था, खाली tan का पीरियड होता है पाई, पाई के बाद ये रिपीट होता है, उसके बाद x का जो भी कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड कर देना है, तो पाई बाई 4। तो ये पीरियड आया जी पाई बाई 4, पहले वाले का आया था पाई बाई 3। अब हमें एलसीएम निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि अब एलसीएम कैसे लें, इसका एलसीएम कैसे लें। एलसीएम लेना सबको आता है, बट दो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लें, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन, फिर दोबारा देखो, तो दो फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी कि हमें क्या लेना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर दोनों के पाई पाई हैं, पाई और पाई का एलसीएम पाई ही आएगा, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर में 3 एंड 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो वो एचसीएफ होगा, है ना, वो क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 1, है ना, 1। तो हाईएस्ट नंबर यही है, 1 ही है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तो ये दोनों को प्राइम है, एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल नहीं आते, आपस में को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई। देखिए कोई ऑप्शन है तो, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन आज के अच्छे लगे तो आगे के लिए आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आप अच्छे क्वेश्चंस देख सकें। एक आपका हर बार की तरह होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 आप करके रखेंगे, ABCD 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट्स में अपनी अपनी ऑप्शन डाल देनी है कि ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।